हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कांता अपनी नई नवेली बहू रीमा और बेटे मोहन की आरती उतारकर उनका गृह प्रवेश करवा रही होती है। वो जैसे ही आरती की थाली एक बार रीमा के मुंह के आगे घुमाती है तो थाली में से एक मिठाई कम हो जाती है। ऐसे ही 2-3 बार गोल गोल आरती की थाल घुमाने से उसमें रखी मिठाइयाँ गायब हो जाती है। ये देखकर कांता बोलती है, ये क्या है? अभी इसमें 3-4 मिठाई थी, अब एक भी नहीं बची। कहाँ गई मिठाई? अब बहू का मुंह कैसे मीठा करवाएं? कांता की ये बात सुनकर रीमा अपना घूंघट उठाकर सारी मिठाई अपने हाथों में दिखाते हुए बोलती है, माँ जी, हम तो पहले ही अपना मुंह मीठा करने का इंतजाम कर लिए। देखिए, ये रही मिठाई। अरे बहू, आरती करते करते तूने मिठाई कब उठा ली? मुझे तो पता ही नहीं लगा। पता कैसे लगेगा माँ जी? अरे मेरे हाथ की सफाई का तो मुझे भी पता नहीं चलता। मैं दाएं हाथ से कुछ चुराऊं तो बाएं हाथ को भी खबर नहीं रहती। हाय हाय मोहन, ये कैसी चोरनी बहू लाया है? अरे चोर थी क्या ये पहले? नहीं माँ, ये मजाक कर रही है। बहू मैं तेरी सास हूँ, देवर नहीं। ज्यादा मजाक मत किया कर मेरे साथ, कहीं तेरा मजाक तेरे ऊपर भारी न पड़ जाए। ठीक है माँ जी। रीमा अपने ससुराल में आती है, लेकिन उसको चोरी करने की बुरी आदत होती है, जिसको मोहन अपनी माँ से तो छुपा लेता है। लेकिन ऐसे ही एक दिन जब घर में चीनी खत्म थी तो कांता अपनी बहू को पैसे देकर बोलती है, बहू ले पैसे, चीनी खत्म है, जा जरा दुकान से ले आ। ठीक है माँ जी, दीजिए पैसे, मैं ले आती हूँ। कांता से पैसे लेने के बाद रीमा बाहर जाती है, जहाँ वो अपने मोहल्ले से गुजर रही होती है तो देखती है कि उनकी पड़ोसन माला की रसोई की खिड़की गली की तरफ खुली है। वो पास जाकर खिड़की से रसोई में झांकने लगती है और किसी को ना देखते हुए बोलती है, जब चोरी करने से चीनी आ सकती है तो पैसे क्यों फूके जाए? ये पैसे मैं संभाल कर रख लूंगी, कभी और काम आ जाएंगे। रीमा आसपास देखती है, फिर खिड़की से माला की रसोई में रखा बड़ा सा चीनी का डब्बा दबे पांव लेकर निकल जाती है। कुछ देर में जब वो डब्बा लिए घर आती है तो कांता ये देखकर बोलती है, बहू मैंने तुझे खुली चीनी लाने के लिए पैसे दिए थे, तो ये डब्बा कहाँ से ले आई? माँ जी, वो दुकान वाले के पास ये डब्बा एक्स्ट्रा था तो वो फेंकने जा रहा था तो मैंने ही ले लिया, इसमें सारी चीनी आ गई। अच्छा, मैं इसको रसोई में रख के आती हूँ। ठीक है। रीमा अपनी पड़ोसन का चीनी का डब्बा चुरा लेती है। अगले दिन माला गले में चिल्ला चिल्ला कर दूसरों को गालियाँ दे रही होती है। ये सब सुनकर रीमा छत पर खड़ी हंस रही होती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। रीमा को छोटी छोटी चीजें चुराने की आदत पड़ चुकी थी। एक सुबह मोहन बाथरूम से चिल्लाते हुए रीमा को बोलता है, रीमा यार, मैं अलमारी से अपना कच्छा लाना भूल गया हूँ, जरा ला दो। जी देती हूँ। रीमा अलमारी खोल कर देखती है तो मोहन के सभी कच्छों में कहीं न कहीं छेद था। ये देखकर वो बोलती है, क्या मोहन जी, आपके सारे कच्छों में छेद हो रखा है? ऐसे फटीचर कच्छे पहनते हो क्या आप? अरे यार, अब मेरे पास टाइम नहीं है जो मैं नया लेकर आऊँ, तुम ला देना बाद में, अभी फिलहाल उनमें से ही एक दे दो। रीमा मोहन को उसका कच्छा दे देती है, जिसके बाद वो दोपहर में छत पर अपने कपड़े सुखाने जाती है तो देखती है कि बगल वाली पड़ोसन कमला की छत पर उसके पति के 3-4 नए कच्छे सूख रहे हैं। वो चुपके से उसकी छत से 2 कच्छे उठा लाती है और शाम को मोहन को देते हुए बोलती है, ये लो, नए ले आई हूँ मार्केट से आज, अब इनको मत फाड़ना। ठीक है बाबा। अगली सुबह मोहन ऑफिस चला जाता है, जिसके बाद उनकी पड़ोसन कमला अपने पति के कच्छे चुराने पर छत से ही खड़ी खड़ी गली वालों को गाली सुनाते हुए बोलती है, अरे शर्म कर लो गली वालों, कम से कम इंसान के कच्चे को तो छोड़ दो, वो भी चुराने लगे। आजकल के लोग तो, हे भगवान, घोर कलयुग आ गया है। खुले में कच्चा सुखाना भी गुनाह है, कब कौन चुरा ले जाए क्या पता। कमला की बातें अपने दरवाजे पर खड़ी रीमा सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है। ये देखकर कांता उससे बोलती है, बहू तुझे क्यों खुशी मिल रही है इतनी? अरे वो गली वालों को गाली दे रही है, गली में हम भी आते हैं। वो छोड़िए माँ जी, ये देखिए कच्चे भी चोरी होने लगे, कितना अजीब है ना। हाँ ये तो है, पता नहीं इतनी चोरियाँ कौन कर रहा है।
पहले माला की चीनी चुराई किसी ने और अब कमला के पति का कच्चा। कांता इस बात से अनजान थी कि इन सब चीजों में उसी की बहू शामिल है। एक बार तो हद ही हो गई। रीमा कांता के साथ मार्केट जाती है, जहां कांता सब्जियां खरीदने में व्यस्त होती है, तो रीमा सब्जियां चुराने में। घर आकर जब कांता देखती है तो उसकी ली सब्जी ज्यादा लग रही थी, तो वो अपनी बहू को बोलती है, बहू ये सब्जियां इतनी तो नहीं थी, मतलब मैंने इतनी सारी सब्जी तो ली नहीं थी। अरे माँ जी ली थी, आपको याद ही नहीं है, ध्यान ही नहीं होगा आपको। चलो आप आराम करो, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ, साथ ही ये सब्जियां भी रसोई में रख देती हूँ। कुछ देर में रीमा अपनी सास को चाय बनाकर दे देती है और खुद भी उसके साथ बैठकर चाय पी रही होती है। कुछ दिनों बाद मोहल्ले में साड़ियाँ बेचने वाला आता है। मोहल्ले की सभी औरतें उसके पास साड़ियाँ देख रही होती है। रीमा भी देखने लगती है और जब साड़ी वाला बाकी औरतों को साड़ियाँ दिखा रहा होता है तो रीमा चुपके से एक साड़ी निकाल लेती है, लेकिन उसको साड़ी ले जाते हुए साड़ी वाला देख लेता है, जो उसके पीछे जाता है। रीमा अपनी सास कांता के पास आकर बोलती है, माँ जी ये लीजिए साड़ी, मैंने आपके लिए ली है, कैसी है? साड़ी तो बहुत अच्छी है बहू, कितने की ली और पैसे दे दिए? हाँ माँ जी दे दिए, ये मैंने आपके लिए लिए 1000 रुपए की, आपको पसंद तो आई ना? हाँ हाँ बहू बहुत पसंद आई। कांता साड़ी को खुद पर लगाकर देख ही रही होती है कि तभी साड़ी वाला और पड़ोस की औरतें उनके घर आती है और साड़ी वाला अपनी साड़ी कांता से छीनते हुए बोलता है, चोर कहीं की, अरे पैसे नहीं है तो सोचते ही क्यों हो साड़ी लेने की? इतने अच्छे घर के होकर भी चोरी करते हैं, चोर। ये क्या बदतमीजी है? किसको चोर बोला? क्या चुराया है हमने? इस बात का जवाब देते हुए पड़ोसन कमला बोलती है, तुमने नहीं कांता बहन, तुम्हारी बहू ने ये साड़ी ये बिना बताए छुपा कर लाई है साड़ी वाले के पास से। जब वो हमको साड़ी दिखाने में बिजी हो गया तो तुम्हारी बहू ने इसका फायदा उठा लिया। हाँ, अरे पैसे नहीं है खरीदने के तो ऐसे ही बोल देते, मैं कोई पुरानी सी साड़ी ऐसे ही दे देता। इतनी अच्छी वाली साड़ी चुरा लाई आपकी बहू। अरे मुझे तो लगता है कि गली में हो रही चोरियां भी कहीं कांता की बहू ही तो नहीं कर रही। चुप, सब चुप हो जाओ। मेरी बहू ने कोई चोरी नहीं करी समझे, वो ये साड़ी मुझे दिखाने लाई थी बस। अगर मुझे पसंद है तो वो मेरे लिए खरीदेगी। वो देखो सोफे पर पर्स रखा है, वो पैसे लेकर आ ही रही थी। बहू इनको साड़ी के पैसे दे। रीमा पर्स में से पैसे निकालकर साड़ी वाले को दे देती है, जिसके बाद वो साड़ी रीमा को देने लगता है तो कांता रोकते हुए बोलती है, रुक जाओ, ये साड़ी तुम अपने पास रखो और इसका कुछ भी करो, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस साड़ी की वजह से तुमने मेरी बहू को चोर बोला, इसलिए ये साड़ी खरीद कर भी हम नहीं लेंगे। माफ करना आंटी जी, हमको पता नहीं था ये सब, हम चलते हैं, माफ करिएगा। साड़ी वाला माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद सभी पड़ोसी भी जाने लगते हैं। तभी कांता कमला को रोककर बोलती है, कमला मेरी बहू चोर नहीं है समझी, इसलिए दोबारा उसके खिलाफ एक भी शब्द बोलने से पहले सोच समझ लेना। माफ करना कांता बहन। सब चले जाते हैं और कांता रीमा की गलती को छुपा लेती है, जिसके बाद रीमा तब तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन सबके जाने के बाद माफी मांगते हुए बोलती है, मुझे माफ कर दो माँ जी, मैंने आपसे झूठ कहा और चोरी की। आज मेरी वजह से आपकी इज्जत पर भी दाग लग जाता। और माँ जी इससे पहले भी मैंने चीनी और कच्चा चुराया था, मुझे माफ कर दो। बहू मैं तुझे माफ कर दूंगी, बस एक बात बता, तू ये सब क्यों करती है? माँ जी अपने घर के पैसे बचाने के लिए मैं दूसरों के घर के सामान चुरा लिया करती थी। बेटा चोरी करना गलत है, चोरी करने से हम पाप की कमाई खाते हैं, जो मुझे कतई मंजूर नहीं है। इसलिए आज के बाद इस घर में कुछ भी चोरी का मत लाइयो। कभी नहीं माँ जी, कभी भी नहीं। कांता अपनी बहू को गले लगाकर चुप करवाती है और उसको माफ कर देती है, जिसके बाद से रीमा कभी चोरी नहीं करती और उसकी ये बुरी आदत कांता की वजह से छूट जाती है। गुंजा अपने हाथों में आरती की थाली लिए हुए अपनी नई नवेली बहू सोनाली का स्वागत करती है। तभी गुंजा चावल से भरा कलश सोनाली के पैरों में रखकर बोलती है, ले बहू, अब दाहिने पैर से कलश गिराकर अपने शुभ कदम इस घर में रख दे। अपनी सास की बात सुनकर
सोनाली अपने दाहिने पैर से कलश गिराकर ससुराल में अपने कदम रखती है। तभी सोनाली की ननद रेशमा मेहंदी से भरा थाल लेकर उसके पास आके बोलती है, लो मेरी नई नवेली भाभी, अब जल्दी से मेहंदी के थापे लगा दो इस दीवार पर, ताकि मेहंदी की खुशबू की तरह इस घर में भी खुशियाँ महक जाएं। सोनाली मेहंदी की थाल में अपने हाथ डालती है और फिर दीवार पर अपने हाथों के मेहंदी के थापे लगाती है और अमन बोलता है, माँ, और कितने रीति रिवाज हैं आपके अपनी नई नवेली बहू और मेरी धर्म पत्नी के साथ? क्या हम आज फ्री हो जाएंगे? हाँ हाँ, तुझे बड़ी जल्दी हो रही है फ्री होने की। मेरी नई नवेली बहू घर आई है। अरे सारे शगुन करूँगी मैं। जी जी माँ जी, आप आराम से सारे शगुन करो, इनकी बातों पर ध्यान मत दो। वाह भाभी, आप तो एकदम संस्कारी बहू की तरह माँ की साइड ले रही हो। लगता है माँ और आपकी अच्छी जमेगी। ऐसे ही हंसी ठिठोली करते हुए सारी रस्मों को पूरा किया जाता है, जिसके बाद फाइनली दूल्हा दुल्हन को फ्री करके उनकी सुहाग रात के लिए कमरे में भेजा जाता है, जहां अमन सोनाली का हाथ थामकर उससे बोलता है, यार ये घर वाले भी ना, इनको दिख नहीं रहा था क्या कि ये हमारे प्यार की रात है? इतना सब कौन करवाता है नई नवेली बहू से? जी, अब करना तो पड़ेगा ना। नई नवेली बहू हूँ, घर की हर रस्म मेरे लिए ही बनी है। मेरे होने से ये रस्में भी हो रही हैं, पर अब मैं बस आपको प्यार करने वाली रस्म करूँगी, जिसमें आप और मैं हूँ। इतना कहकर सोनाली अपनी बाहों का हार अमन के गले में डाल देती है। अमन कमरे की लाइट को ऑफ कर देता है, जिसके बाद अमन और सोनाली अपनी सुहाग रात को एंजॉय करते हैं। ऐसे ही अगली सुबह जल्दी उठकर सोनाली नहा धोकर घर के मंदिर में पूजा करती है और आरती गाती है। उसकी मधुर आवाज सुनकर सभी लोग उठकर उसके पास आते हैं। तभी गुंजा बोलती है, कितनी मधुर आवाज है बहू तेरी, कानों की तृप्ति हो गई सुनकर सच में। हाँ माँ, सही कहा आपने। बस भाभी अपनी आवाज की तरह कुछ अच्छा सा नाश्ता भी खिला दो। जी जी क्यों नहीं, सारा नाश्ता रेडी है, आप सब फ्रेश होकर आ जाओ, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। सोनाली की बात सुनकर सभी लोग अपने अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं और कुछ ही देर में सब नाश्ते के लिए एक साथ टेबल पर बैठे होते हैं। सोनाली सबको नाश्ता परोसती है, जिसके बाद नाश्ता चखते ही रेशमा बोलती है, वाह 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 भाभी, क्या नाश्ता है, सच में दिल खुश हो गया। वाह मेरी बहू, क्या कमाल का नाश्ता बनाया है, मजा आ गया सच में। सच में सोनाली, तुम तो हर काम में परफेक्ट हो। आप सबको नाश्ता पसंद आ गया, बस यही बहुत है मेरे लिए। सुन बहू, आज शाम तेरी मुंह दिखाई की रस्म है, अच्छे से तैयार हो जाना, गली मोहल्ले की सभी औरतें तुझे देखने के लिए आएंगी। माँ एक बात बताओ जरा, क्या सारी रस्में नई नवेली बहू के लिए ही होती हैं? नए नवेले दूल्हे, पति, दामाद के लिए कुछ नहीं होता? आप भी ना कैसी बातें करते हैं। माँ जी, मैं तैयार रहूंगी और सबके आने की तैयारियाँ भी कर दूंगी। भाभी मैं आपकी मदद करूंगी। ऐसे ही सभी लोग मिलकर नाश्ता करते हैं, जिसके बाद सभी अपने कामों में लग जाते हैं। अमन ऑफिस के लिए घर से निकल जाता है, तो वहीं गुंजा सभी मोहल्ले वालों को शाम को अपनी बहू की मुंह दिखाई के लिए निमंत्रण देने के लिए चली जाती है। घर पर रेशमा और सोनाली मिलकर शाम की फंक्शन की सभी तैयारियां करते हैं। शाम होती है, सोनाली एक बहुत ही खूबसूरत बनारसी साड़ी पहनकर रेडी होती है। तभी गुंजा उसके कमरे में एक सोने का हार लेकर आती है और सोनाली को देखकर बोलती है, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो बहू, किसी की नजर ना लगे तुझे, सदा यूं ही खुश रहो। माँ जी, आखिर आज सभी लोग आपकी इस नई नवेली बहू का चेहरा पहली बार देखेंगे, तो चांद सा चमकना तो बनता है ना। हाँ हाँ बहू बिल्कुल, अब तो पूरे मोहल्ले में मेरी नई नवेली बहू की ही चर्चा होगी। अरे बातों ही बातों में भूल गई, ये सोने का हार पहन ले बहू, मेरी तरफ से तेरी मुंह दिखाई का यही तोहफा है। जी माँ जी, आप ही पहना दो ना। इतना कहकर सोनाली शीशे के आगे रखी चेयर पर बैठ जाती है और गुंजा उसके गले में सोने का हार पहना देती है। कमरे के बाहर खड़ी रेशमा ये सब देखती है और मन ही मन सोचती है, वाह, नई नवेली बहू के भी क्या ठाठ होते हैं, महंगे तोहफे, सबका प्यार, सबकी तारीफें, सब कुछ कुल मिलाकर नई बहू पर ही फोकस करते हैं। सही है, मैं भी किसी के घर की नई नवेली बहू बनूंगी,
बाकी सब मेरे साथ भी ऐसे ही लाड प्यार करेंगे। इतना सोचकर रेशमा कमरे के अंदर आकर बोलती है। माँ, नीचे सभी मेहमान आ गए हैं, भाभी का वेट कर रहे हैं। आप चलो, मैं लेकर आती हूँ भाभी को। रेशमा की बात सुनकर गुंजा जल्दी से नीचे आती है और फिर रेशमा अपनी भाभी को घूंघट करवाकर नीचे सभी मेहमानों के पास ले जाती है। सभी औरतें एक एक करके सोनाली का घूंघट उठाकर उसका चेहरा देखती है, फिर उसकी खूब तारीफ करती है। मुंह दिखाई का सारा फंक्शन अच्छे से हो जाता है। सभी औरतें अपने अपने घर चली जाती हैं। यूं ही दिन बीतते जाते हैं। सोनाली सभी का खूब ख्याल रखती है। ऐसे ही एक शाम जब सभी लोग हॉल में बैठकर टीवी देख रहे होते हैं, तभी गुंजा बोलती है। रेशमा बेटा, तुम कल से एक हफ्ते की कॉलेज की छुट्टी ले लो। पर क्यों माँ? आप जानती हो ना मेरी पढ़ाई कितनी जरूरी है। जानती हूँ, पर मैं एक हफ्ते के लिए तेरी मौसी के घर जा रही हूँ। सोनाली नई नवेली बहू है इस घर की, उसे ऐसे अकेले घर पर नहीं छोड़ सकते हैं। माँ, आखिर कब तक भाभी नई नवेली बहू रहेगी? अरे कितना वक्त हो गया उनको यहाँ आए हुए, इस घर में रहते हुए। अरे माँ जी, रेशमा, आप दोनों बहस मत करिए, मैं रह लूंगी अकेले, कोई दिक्कत नहीं है। माँ जी, आप आराम से चले जाओ, मैं संभाल लूंगी। यूं ही अगले दिन गुंजा अपनी बहन के घर जाने के लिए घर से चली जाती है। माँ के जाने के बाद रेशमा भी अपने कॉलेज के लिए घर से चली जाती है। सोनाली के अकेले होने की खबर जब मोहल्ले के एक बदतमीज लड़के मोहन को लगती है, तो वो इस मौके का फायदा उठाने के लिए सोनाली के घर जाता है और बेल बजाता है। सोनाली दरवाजा खोलती है तो मोहन बोलता है। नमस्ते भाभी जी। जी नमस्ते, आप कौन? भाभी जी, मैं आपका देवर हूँ, आपकी सोनपुर वाली मतलब अमन की बुआ का बेटा हूँ। शादी में नहीं आ पाया, इसीलिए आज आ गया। सोचा नई भाभी और सबसे मिल लूं। ओह अच्छा, जी आप अंदर आइए, बैठिए, मैं आपके लिए कुछ चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। मोहन घर के अंदर आता है और सोफे पर बैठ जाता है। हाथों में चाय नाश्ता लिए हुए सोनाली उसके पास आती है, जिसके बाद मोहन उससे काफी देर यूं ही बातें करता है। तभी सोनाली काम करने के लिए रसोई में जाती है और मोहन उसको पीछे से जाकर हक करते हुए बोलता है। हाय भाभी जी, कौन सा परफ्यूम लगाती हो? ये खुशबू तो जानलेवा है, मजा ही आ गया। ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं? दूर हटिए, क्या बदतमीजी है ये? हाय, बदतमीजी तो अब करनी है, अभी तक की ही कहाँ है। इतना कहकर मोहन सोनाली का हाथ पकड़कर उसे जबरन अपनी ओर खींचकर कमरे में ले जाने लगता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। पर तभी अमन वहाँ आ जाता है और सोनाली को बचा लेता है, जिसके बाद वो पुलिस को कॉल करके घर बुलाता है। पुलिस घर आकर मोहन को पकड़कर ले जाती है। इस हादसे की खबर मिलते ही गुंजा और रेशमा भी जल्दी से घर आते हैं। तभी रेशमा अपनी भाभी से बोलती है। भाभी मुझे माफ कर दो, माँ सही कहती थी, मुझे आपके साथ रहना चाहिए था। आप इस मोहल्ले में नहीं हैं, आपको नहीं पता कि कौन अच्छा है कौन बुरा। मेरा फर्ज था कि मैं अपनी नई नवेली भाभी का ख्याल रखूं। सॉरी भाभी। नहीं नहीं रेशमा, माफी मत मांगो, जो हुआ सो हुआ। वो मैंने अमन जी को पहले ही कॉल कर दिया था, इसलिए वो सही टाइम पर आ गए। हाँ, और मेरी नई नवेली बहू के साथ गलत होते होते रह गया, शुक्र है भगवान का। हाँ माँ, सोनाली आगे से कभी भी कोई भी घर पर आए और तुम अकेली हो तो कह देना कि जब कोई घर पर होगा तभी आना। ऐसे ही सभी लोग फिर से एक साथ रहने लगते हैं और जब तक सोनाली सबको अच्छे से जान पहचान नहीं जाती, तब तक नई नवेली बहू को कभी घर में अकेला नहीं छोड़ा जाता। अन्वित क्लास खत्म करके अपने दोस्त के साथ हॉस्टल की कैंटीन में खाना खाने निकल पड़ता है। दोनों अपनी प्लेट्स लेकर एक ही टेबल पर बैठते हैं। मोहित तो प्लेट रखते ही गपागप खाने लगता है, लेकिन अन्वित बस खाने को घूर रहा होता है। तभी मोहित अपनी चम्मच से टेबल को बजाते हुए बोलता है। ओ भाई साहब, खाना खाएगा भी कि घूर कर ही पेट भरने का इरादा है? अबे खाने की शक्ल देखकर ही मेरा पेट भर गया, और जैसा ये खाना है ना, इसको तो डस्टबिन में फेंकना बनता है। मैं तो फिर भी घूर रहा हूँ। अरे नहीं यार, तू खा कर देख, आज का खाना बाकी दिन के हिसाब से थोड़ा अच्छा बना है, खा तो सही। ये पानी और हल्दी वाली दाल तुझे अच्छी लग रही है,
ये आधी कच्ची चपाती, साले 2 से ज्यादा खाएगा ना तो तेरे पेट में कीड़े हो जाएंगे। ये चावल, इसको ये कैंटीन वाले पकाने की जद्दोजहद क्यों करते हैं? बोरे से निकाल कर बस परोस दिया करे ना। और इतनी सब कमियों के बाद भी तुझ जैसे कम दिमाग वाले इसको खाकर कहते हैं खाकर देख अच्छा बना है। तो क्या करें, नहीं तो करे क्या? अरे तेरे जैसे खाने में कमी निकाल कर बाहर जाकर पिज्जा बर्गर ठूसूं? अबे इतना पैसा नहीं है मेरे पास, समझा? और रोज तो यही खाना मिलता है, फिर आज इतनी क्या दिक्कत है खाने की? वही तो साले, रोज अब यही बेस्वाद दाल सब्जी खाकर उब गया हूँ। अब तो बस घर और घर के खाने की याद आती है। दोनों की आपस में बातें चल रही होती है कि तभी उनकी क्लासमेट आमना अपनी प्लेट लिए वहाँ आती है और दोनों के पास बैठते हुए बोलती है। क्या हुआ, तुम दोनों के चेहरे क्यों बने हुए हैं? और अन्वित, तुमने अभी तक एक बाइट भी नहीं खाई, तबीयत ठीक नहीं है क्या? तबीयत? हाँ, वो ना कुछ अच्छा सा फील नहीं हो रहा, बड़ी कमजोरी सी महसूस हो रही है। भूख तो बड़ी लगी है, पर देखो ना कैसा कमीना दोस्त है, खुद खा रहा है, ये नहीं कि 1-2 चम्मच मुझे भी खिला दे। अरे मोहित, कैसे दोस्त हो यार, यू शुड हेल्प हिम ना। कोई नहीं, मैं तुम्हें खिलाती हूँ, खाओगे ना? अरे ये नहीं खाएगा, कह रहा है इसे कैंटीन का खाना पसंद नहीं। तो तुम्हें नहीं खाना? अरे मैंने ऐसा कब कहा? और तूने ही तो बोला ना कि आज खाना अच्छा बना है, तो खाना है मुझे, बस कमजोरी की वजह से हाथ में दर्द हो रहा है। साला नौटंकी, वैसे खाना पसंद नहीं आ रहा था, अभी लड़की खिला रही है तो 2 दिन का बासी वाला भी ला दो, वो भी चट कर जाएगा। जिसके बाद आमना अन्वित को अपने हाथों से खाना खिलाती है। अन्वित पढ़ाई के लिए घर से थोड़ा दूर अपने कॉलेज हॉस्टल में ही रहा करता था। शनिवार के दिन वो लंच टाइम से पहले ही कैंटीन में पहुंच जाता है तो देखता है उसका दोस्त मोहित पहले से ही वहां खड़ा हुआ है। तभी वो मुंह बनाकर बोलता है। अबे लंच टाइम से पहले तू यहाँ क्यों टपक पड़ा? अरे जिस काम के लिए तू यहाँ आया है, मैं भी तो उसके लिए ही टपका हूँ। मैं यहाँ अपना खाना लेने आया हूँ, चल साइड हो। हाँ तो मैं भी खाना खाने आया हूँ, वो भी तेरा। मुझे याद है आज शनिवार है और हर वीकेंड को आंटी तेरे लिए खाना भेजती है। वाह मेरे तेज दिमाग मित्र, वैसे तो तुझे टाइम पर कुछ याद नहीं रहता, फिर खाने की बात कैसे याद रह गई? वो मैं खाने के बाद समझाऊंगा, चल जल्दी से अपने नाम का डब्बा ले। जिसके बाद अन्वित कैंटीन के काउंटर पर जाकर अपने नाम वाला बड़ा सा खाने का डब्बा उठाता है और मोहित 2 प्लेट और चम्मच लेकर टेबल पर आता है। जिसके बाद अन्वित डब्बे को खोलता है तो खाना देखकर दोनों की आंखें चमक जाती है और अन्वित बोलता है। आहा, आ जाएगा ना खाने में मजा। पुलाव, पराठे, आलू मटर की रसीली सब्जी, बूंदी का रायता, सलाद और मीठे में हलवा। अब इंतजार नहीं हो रहा यार। हाँ यार, देखकर ही जी ललचा रहा है। ये पकिया ढोलू कलवे रोशन, आ जाओ रे सब, घर का खाना आया है, घर का खाना। ओए कुत्ते, क्या कर रहा है तू? घर का खाना सुनते ही उसके बाकी के दोस्त भी खाने पर टूट पड़ते हैं और देखते ही देखते सारा खाना साफ करके वहाँ से खिसक लेते हैं। और मोहित खाना खाकर डकार ले ही रहा होता है कि तभी अन्वित बोलता है। मालिक, और कुछ चाहिए आपको? नहीं, आज के लिए इतना ही बहुत था, बाकी बचा कुचा तुम खा लेना। एक कान के नीचे कंटाप लगाकर सारा खाया पिया निकाल दूंगा। अब किसने कहा था सबको बुलाने को? मैंने खाने की खुशबू भर ली थी और वो कुछ मिनटों में ही खल्लास कर गए। यार वो बेचारे भी तो अपने ही साथी है ना, उन्हें भी तो घर के खाने का स्वाद लेने का अधिकार है। वो खाना मेरे घर से मेरे लिए आता है, ना कि इन भूखे नंगों के लिए। साला अपने घर का खाना अपने को ही नसीब नहीं होता। हट। इतना बोलकर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। रात को जब वो अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा होता है तभी उसकी माँ फुलवा का कॉल आता है और वो फोन उठाकर बोलता है। हेलो माँ, कैसी हो? सोई नहीं अब तक? अरे बिटवा, ऐसे कैसे सो जाते? अच्छा ये बतावा, हम जो खाना भिजवाए रहे खाए कि नहीं? नसीब ही कहाँ हुआ मुझे। हाँ खाया था माँ, मैंने भी खाया और दोस्तों ने भी। कैसन बना था? स्वाद तो आया ना? अरे माँ, घर के खाने में स्वाद नहीं, जादू होता है, जादू। हफ्ते में 2 ही दिन तो लगता है कि खाना खा रहा हूँ और खाना खाते हुए आपको मिस भी करता हूँ। अरे याद तो हम भी तो का बहुते करत है। अच्छा माँ, अब मैं रखता हूँ, कल खाना थोड़ा ज्यादा भेजना और अपना ख्याल रखना, बाय। इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है। अगली सुबह लंच से पहले की क्लास थोड़ी देर में खत्म होती है। क्लास से निकलते ही अन्वित जल्दी से कैंटीन पहुंचता है तो देखता है कि मोहित पहले से ही प्लेट में खाना निकालकर बैठा हुआ है। तभी अन्वित बैठते हुए बोलता है। क्या बात है,
खाना परोस भी दिया। इतनी मेहरबानी किस लिए? मेहरबानी कैसी, तू तो अपना भाई है। वो कल तुझे खाना नहीं मिला तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। आज तू आराम से खा। हाँ वो तो मैं खाऊंगा ही। इतना कहकर वो खाना खाने लगता है और बोलता है, आहा क्या स्वाद है। सच में घर के खाने जैसा जादू कहीं नहीं है और माँ से अच्छा शेफ दुनिया में कोई नहीं है। हाँ यार वो तो है। 5 दिन वही कच्चा पक्का खाना खाकर जब छठे दिन घर का खाना पेट में जाता है तो लगता है आत्मा तृप्त हो गई। बस बस जल्दी खा, वरना लैब में देर से पहुँचे ना तो तृप्त आत्मा को प्रोफेसर सुना सुना कर मुक्त आत्मा कर देंगे। यार मुझे तो सलाद में पड़े ये मूली खीरे भी स्वाद से लग रहे हैं। कुछ भी मतलब। दोनों दोस्त घर के खाने का मजा लेते हैं और फिर डकार लेते हुए क्लास के लिए कैंटीन से निकल पड़ते हैं। समय बीतता है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि तभी एक दिन अन्वित आमना के साथ कॉलेज के बाद ऐसे ही घूमने निकलता है। तभी आमना बोलती है, अन्वित देखो वहाँ एक फूड स्टॉल है, चलकर कुछ खाते हैं ना। क्यों, तुम्हें भी हॉस्टल कैंटीन का खाना पसंद नहीं क्या? अरे यार वो तो मजबूरी में ठूसना ही पड़ता है, लेकिन अब बाहर आए हैं तो चलो कुछ खाते हैं। हाँ हाँ ठीक है चलो। जिसके बाद वो दोनों फूड स्टॉल पर जाते हैं और 2 प्लेट पाव भाजी ऑर्डर करके खाने लगते हैं। तभी आमना बोलती है, अरे वाह, इस पाव भाजी ने तो घर की याद दिला दी। अच्छे है ना? टेस्टी तो है यार, लेकिन मेरे घर में तो इससे भी अच्छे बनते हैं। अरे घर के खाने की तो बात ही निराली है। जब से हॉस्टल आई हूँ ना, घर का खाना खाए तो जमाना हो गया है। तो इस वीकेंड घर का खाना हो जाए, क्या कहती हो? इस वीकेंड? सच्ची? कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना? माना मैं मजाक करता हूँ, लेकिन खाने के मामले में ना मजाक करता हूँ ना मजाक सहता हूँ। ऐसे ही दोनों बातें करते करते पाव भाजी का आनंद लेते हैं और अगले वीकेंड अन्वित आमना के साथ अपने घर से आया हुआ खाना शेयर करता है। समय बीतता है और अगले कुछ वीकेंड घर से खाना ही नहीं आता, जिसके बाद अन्वित परेशान हो जाता है। उसे चिंता हो जाती है, जिसके चलते वो कुछ दिनों के लिए घर चला जाता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है तो देखता है कि फुलवा अपनी पड़ोसन के साथ बैठी हुई है। तभी वो पड़ोसन बोलती है, अरे फुलवा देख तो कौन आया है। अन्वित। अन्वित, अरे बिटवा तू अचानक यहाँ कैसे चला आया? माँ आपकी तबीयत खराब है ना, मुझे पता था यही बात होगी, वरना आप मुझे खाना भेजना भूल जाओ, ये तो हो ही नहीं सकता। अरे बेटा इसकी तबीयत पहले खराब थी, अभी तो ठीक है। चलो तुम दोनों माँ बेटे बतियाओ, मैं चलती हूँ। तभी वो पड़ोसन वहाँ से चली जाती है और अन्वित बोलता है, अरे आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे कॉल कर देती ना, पता है मुझे कितनी चिंता हो गई थी। हमरी छोड़, तू आपन बताओ का खाएगा? हॉस्टल का खा खा कर कितना दुबर पातर हो गवा है। हम अब ही कुछ बना के लावत हैं। इतना कहकर वो फुर्ती से किचन में जाती है और उसके लिए गरम गरम पकोड़े और कड़क चाय बना कर लाती है, जिसे खाकर वो बोलता है, दुनिया की हर खुशी एक तरफ और सुकून से घर का खाना खाने की खुशी एक तरफ। घर के खाने में एक अलग ही जादू है बस। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।